नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान गणेश के आह्वान का विधान है। आपको बता दें कि भगवान गणेश को प्रथम आराध्य और विघ्नहर्ता बताते हुए इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री ने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता की कामना की है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पहुंचे हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता अभी से ही निकाय चुनाव को लेकर पूर्ण तरीके से तैयार हैं। इस बार प्रदेश में निकाय चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा और जिसको लेकर के बीजेपी में अभी से ही बौखलाहट नजर आने लगी है। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। हरीश भाई राज्य में तैयार है, अगर भाजपा से नहीं उनको लग रहा है कि यदि नगर निकाय में चुनाव किए तो उनकी बड़ी पूरी तैयारी है। विधानसभा का बहाना लेकर के चुनाव और आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के घिरने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निशाना साधा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार को गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस का रवैया रहता है, इसलिए हमें धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसकी जांच करवाने के लिए सरकार को अपना पराया देखकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखो, इस सरकार को इसके बारे में देखना है, वो देखेंगे, इसके बारे में कैबिनेट विचार करेगी क्या है, सच्चाई क्या है। तो ये सब चीज देखो भाई, ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, भगवान ने गीता में क्या कहा। तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते, वो धर्म है। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुरेश जोशी ने कहा है कि मौजूदा समय में पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग सदस्य बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। पिछले 2 सालों में सीएम धामी ने जिस तरीके से कई बड़े फैसले लिए हैं, उसी का नतीजा है कि लोग जो हैं बढ़ चढ़कर पार्टी की सदस्यता लेने की होड़ में लगे हुए हैं। जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में सीएम धामी के नेतृत्व में लोग जो है बीजेपी से ज्यादा संख्या में जुड़ना चाहते हैं। लोगों की होड़ लगी है पार्टी के सदस्यता अभियान से जोड़ने को लेकर। उनका कहना है कि सरकार की नीतियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और इसी के चलते बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। और उनका कहना है कि सदस्यता अभियान में लोगों के शामिल होने की बढ़ चढ़कर होड़ लगी हुई है। की गई बाकायदा
देखिए, आज की प्रेस वार्ता में मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है, संगठन पर्व हमारा चल रहा है और हमारी सदस्यता को लेकर के उत्तराखंड के जन जन में बहुत उत्साह है, बहुत उल्लास है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी के और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से जुड़ना चाह रहे हैं। उसके लिए हर बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारी सरकार है उत्तराखंड के अंदर, हमने 2022 में जो बातें आप लोगों के से कह करके जनता तक पहुंचाई थी। और उत्तराखंड बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने गरिमा दसौनी कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया है कि जिस पार्टी के नेता प्रदेश में भ्रष्टाचार सहित महिला उत्पीड़न जैसे तमाम अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उस पार्टी का सदस्य बनने में भला कौन दिलचस्पी दिखाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि उत्तराखंड बीजेपी को 2 दिन में अपने 2 वरिष्ठ पदाधिकारी को पद से हटाना पड़ा और निष्कासित करना पड़ा। नहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी खूब गाजे बाजे के साथ सदस्यता अभियान का आगाज कर रही है। अपने गिरेबान में झांका भारतीय जनता पार्टी ने। कौन सभ्य समाज का या सभ्य घर का व्यक्ति अपने लोगों को उसकी सदस्यता लेने के लिए भेजेगा। 2 दिन में 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को न सिर्फ आपको पदमुक्त करना पड़ा बल्कि अपनी पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। तो ऐसे में आप कैसे लोगों का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा दल ज्वाइन करो। आपके दल नहीं है तो दलदल है, ये तो कीचड़ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूं कि कानून व्यवस्था की कमजोरी की वजह से जो अपराधी तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनके मंसूबे मजबूत हो रहे हैं। केवल महिलाएं नहीं, अब पत्रकारों पर भी हमला होने लगा। और बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बंगाली समुदाय के आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर प्रदेश के बंगाली समुदाय में रोष जारी है। इस मामले को लेकर के बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली ने कहा कि बंगाली समाज के लोगों ने आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली समाज के हैं। बंगाली समाज के लोगों के लिए प्रदेश में घूमने आए और बस जाने की बात कही गई, जो सरासर गलत और निंदनीय है। आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये खेत टाइप का एक शब्द कहा है। बाकी माफीनामा इनके बॉडी लैंग्वेज से लगा नहीं कि माफी मांगा है, वो मांगा ही नहीं है। ये जो कुछ हमारे बंगाली समाज के नेता इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, इसमें बंगाली समाज संतुष्ट नहीं है और बहुत आहत है। और भविष्य में इसका जो है भुगतान मुन्ना सिंह के रूप में बीजेपी को भरना पड़ेगा। इसका मैं पूरे समाज की ओर से ये आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर जल्दी मुन्ना माफी नहीं मांगता तो आप ये मान के चलिए कि ये उग्र आंदोलन का रूप होगा। और इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप लोग बहुत परेशानियों में हैं हम लोग, और हम लोगों को जब तक जाति का मामला हम लोगों का सही नहीं होता है, हम लोग इस तरह से अपमानित होते, तब तक कम से कम आप लोग सदस्यता नहीं लीजिए। आप लोग अपने नेताओं को बोलिए कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाएगा हम सदस्यता नहीं लेंगे। और ये हमारा विशेष अनुरोध रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पक्ष और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठे हुए हैं। वहां बैठे थे, ये मैं कह रहा हूं, अरविंद पांडे जी भी वहां बैठे थे और कई लोग ऐसे बैठे थे। आज कौन सी ऐसी जगह है तराई की जिसमें बंगाली समाज के लोग नहीं है, सब बैठे थे। वो एक ने भी नकारा नहीं, ये बात अफसोस की बात है। मैं ऐसा महसूस करता हूं, आज मैं दिनेशपुर में आया हूं कि आज सबसे ज्यादा कष्ट तो इस बात का हो रहा है कि जनप्रतिनिधि बोले ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि भाई ये बंगाली समाज के लोग, बंगाली समाज का एक भी मसले पे कोई भी हल नहीं निकला। मैं तो 2 बार विधायक रहा, बहन जी की सरकार में रहा।
और खबर अब उत्तराखंड प्रदेश के जसपुर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के 5 वर्षीय कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जिनकी अंतिम बीडीसी बैठक सभागार भवन में ब्लॉक प्रमुख संदीप कौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधानगण ने बैठक में शिरकत की। वहीं बैठक में पानी, बिजली और आवास के मुद्दे छाए रहे। तो वहीं विभागों के सभी अधिकारियों ने बारी बारी से अपने विभागों ने के साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी यहां पर दी। वहीं बैठक में बंद हो चुके भवानीपुर गुर्जर बस्ती में सरकार द्वारा बंद किए गए 60 बच्चों के शिक्षा केंद्र को किसी अन्य योजना से दोबारा खुलवाने के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। समिति जसपुर की बैठक आयोजित की गई विकासखंड जसपुर के सभागार में। आदरणीय आपकी माननीय जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी अध्यक्षता में और माननीय विधायक जसपुर श्री आदित्य सिंह चौहान जी भी इसमें उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त सभी हमारे सम्मानित जो ग्राम प्रधान हैं वो इसमें उपस्थित थे, सभी सम्मानित बीडीसी मेंबर इसमें उपस्थित थे। उनकी संख्या उनके फोरम पूरा होने के पश्चात ही बैठक की शुरुआत की गई और बैठक में मुख्यतः जो है वो आपके पेयजल से संबंधित आपके सामने आए हैं। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल में जो लाइनें एक पाइपलाइन खोदी गई है, बीटीसी की बैठक की हमारी ब्लॉक और मैं समझता हूँ जो उनका कार्यकाल भी अब समाप्त होना है, अगली बैठक होगी है। तो जो हमारे क्षेत्र की जनता की समस्याएं जैसे जल जीवन मिशन चल रहा है उसका मुद्दा है कि उसकी वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। बिजली विभाग का मुद्दा है, स्वास्थ्य विभाग का है, फिर वो भी कहा है कि भाई घंटे में होनी चाहिए। तो ये प्रस्ताव रखे गए और कुछ के हल हाथों हाथ तुरंत करने का आश्वासन दिया है और कुछ का प्रस्ताव शासन को भेजने की बात है। तो इसी को लेकर सभा में और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में विश्वकर्मा दिवस पर बिहारी महासभा देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम को लेकर के महासभा के पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई।
किस तरीके से प्रोग्राम पूरा बन रहा है, तो विश्वकर्मा पूजा की धूम एक तरीके से देखने को मिली है। 17 सितंबर को मनाया जाएगा विश्वकर्मा पूजा, और उससे पहले ही कार्यक्रम को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं 17 सितंबर को मनाया जाएगा विश्वकर्मा पूजा, और बिहारी महासभा करेगी विश्वकर्मा पूजा का आयोजन। तो बिहारी महासभा करेगी विश्वकर्मा पूजा का आयोजन। सीएम धामी समेत कई राजनेता इसमें शिरकत करने वाले हैं। सरकार के मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और सामाजिक लोग भी करेंगे शिरकत। शिल्पकारों को सम्मानित करेगी बिहारी महासभा। भोजपुरी कलाकार कल्पना करेंगी रंगारंग कार्यक्रम। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक किया जाएगा। प्रोग्राम की शुरुआत सुबह विश्वकर्मा भगवान की पूजा से होगी और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के शासन के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। सांस्कृतिक गीतों के लिए भोजपुरी की लोकप्रिय गायिका कल्पना पटवारी को भी बुलाया गया है। इसके अलावा भोजपुरी जगत के कई सिरे कलाकार इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले शिल्पकारों को और जो कर्मकार हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। लोगों का भीड़ होने की उम्मीद है और लगभग आते भी हैं। पहले भी हम लोगों ने कार्यक्रम कराया है तो हमारी कुर्सियां लगभग हमेशा भरी रहती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। इस पूजा के माध्यम से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि देखिए हमारे जो निर्माण के कार्य में बिहार से, यूपी से, झारखंड से सब लोग जो टेक्निकल काम करने वाले, श्रमिक काम करने वाले लोग जो आते हैं, ये हर जगह अपना योगदान उसी रूप में देते हैं जैसे विश्वकर्मा जी का इनके ऊपर विशेष आशीर्वाद होता है और ये एक साथ रह करके सबके, जैसा कि मैंने पहले भी हमने बताई यहाँ जा कि कल्पना बड़ी फेमस बिहार की गायक है। मैं आज से करीब 20 साल पहले तुम्हें बड़ा नाम मेरे बिहार में जहाँ देखी सगरे कल्पना छाल रही, तो एक बार कल्पना के बुलावल जाता और उनका पूरी टीम आई और करीब संध्या 5 से लेकर रात्रि 10 बजे तक कल्पना के कार्यक्रम चली। सुबह में पूजा के कार्यक्रम बा बिहारी महासभा द्वारा जो विश्वकर्मा पूजा कल जाई और एकरा में उत्तराखंड से जितने विशिष्ट अतिथि लोग बा, माने मंत्री से लेकर हर संगठन के लोग, पूरे विभिन्न संगठन के लोग के सहभागिता कार्यक्रम में रही और काफी बड़ा स्तर पे कार्यक्रम होला। और गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे को जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक ने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है और व्हाट्सएप से ही वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए भी उन्हें धमकी मिली है, जिसकी सूचना वो एसपी उधम सिंह नगर को उन्होंने दे चुके हैं इस पूरे मामले में, और गदरपुर पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। वहीं विधायक के मुताबिक उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था पहले और लिखित तहरीर भी नहीं दी थी। विधायक अरविंद पांडे ने बताया मामले में कि पूर्व में जब ये व्हाट्सएप कॉल उनके पास आए थे तो उन्हें इसे किसी व्यक्ति का नशे में होना उन्होंने समझा कि नशे में किसी ने भेजा होगा और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो व्यक्ति लगातार धमकी दे रहा है। मुझे फोन आया
व्हाट्सएप कॉल आई। मैं कभी भी व्हाट्सएप कॉल वगैरह उठाता नहीं हूँ और वैसे भी एंड्रॉयड मोबाइल को मुझे ज़्यादा चलाना नहीं आता है। वो धोखे से मुझसे उठ गया, तो उसकी सारी सूचना मैंने यहाँ के एसएसपी को मैंने तत्काल में तो नहीं दिया। मैंने कहा किसी ने मजाक किया होगा या कोई हमारा बच्चा होगा जो दिशाहीन हो गया होगा, कोई नशे में होगा, नशेड़ी होगा। इस नाते मैंने उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मेरे फ़ोन में 15-20 से भी ज़्यादा। और देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूल के एक छात्र ने अपने एक सीनियर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। और आपको बता दें कि 7वीं के छात्र ने अपने एक सीनियर पर रैगिंग और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसको लेकर के गुवाहाटी में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और अब इस मामले को देहरादून के डालनवाला कोतवाली को ट्रांसफर किया गया है। इसको लेकर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पीड़ित छात्र के पिता असम पुलिस के वरिष्ठ अफसर पद से रिटायर हैं। आरोप है कि स्कूल प्रशासन की ओर से कार्रवाई न किए जाने पर वो अपने बेटे को लेकर गुवाहाटी चले गए थे और फिर वहां 0 एफआईआर दर्ज कराई। देखिए, ये एक एफआईआर 0 एफआईआर थी जो कि शिलांग से ट्रांसफर होकर आई थी। तो उसके हमारे यहाँ थाना डालनवाला पर उसमें एफआईआर नंबर लेकर उसको दर्ज कर दिया गया है, जिसमें कि कुछ फिजिकल अब्यूज और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। तो उन संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। सर, इसमें कौन-कौन सी धाराओं में आपने मुकदमा दर्ज? हाँ, उसमें देखिए जो पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं और जो आईपीसी की धाराएं हैं 323 में पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं उसमें दर्ज किया गया है। ये जो मामला है हमारी ये इंटरनल इंक्वायरी में इसका कोई भी तथ्य पाया नहीं गया है। बच्चे को होम सिकनेस थी, हमने पूरी इंक्वायरी करी। फर्स्ट इंक्वायरी में बच्चे की पेरेंट्स से बात भी कराई गई, कुछ नहीं था। पेरेंट ने छुट्टियों में बताया, तब भी उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं बताई। हमारी जो इंटरनल इंक्वायरी है उसमें हमने सब स्टेक होल्डर से बात करी है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। देखिए, आज की प्रेस वार्ता में मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है, संगठन पर्व हमारा चल रहा है और हमारी सदस्यता को लेकर के उत्तराखंड के जन जन में बहुत उत्साह है, बहुत उल्लास है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी के और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से जुड़ना चाह रहे हैं। उसके लिए हर बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारी सरकार है उत्तराखंड के अंदर, हमने 2022 में जो बातें आप लोगों के से कह करके जनता तक पहुंचाई थी। और खटीमा नगर पालिका परिषद के सभागार में एकल समर्पित आयोग के अध्यक्ष एवं भूतपूर्व न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय नैनीताल वीएस वर्मा की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद खटीमा के सौजन्य से अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण की जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एकल समर्पित आयोग के अध्यक्ष वीएस वर्मा ने जनसुनवाई में स्थानीय लोगों का पक्ष जाना। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कई अहम जानकारियों को एकत्रित यहां से किया और वहीं उपस्थित लोगों ने जो वहां पर उपस्थित थे ओबीसी आरक्षण पर अपनी शंका और आपत्ति के संबंध में अपने अपने पक्ष रखे। जो अभी लोकल बॉडीज के स्थानीय निकाय के जो चुनाव होने हैं उसके लिए जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है उसके आयोग के गठन के बाद जो आयोग को रिकमेंडेशन करनी है उसके लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम था। तो जन सुनवाई की जा रही है कि जो ओबीसी आरक्षण है राजनीतिक पिछड़ेपन के आधार पर, तो इनके जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट्स हैं उनकी डायरेक्शंस के अनुसार ये सुनवाई करना है और उसकी संतुष्टि राज्य सरकार को जानी है, उसी लिए सुनवाई। ऑनरेबल जस्टिस वर्मा जी पिछली जाति के अध्यक्ष जन सुनवाई की गई है। इसमें खटीमा क्षेत्र के जो नए क्षेत्र सम्मिलित हुए उसमें जो ओबीसी का जो अनुपात बढ़ा है उसके हिसाब से जो रिपोर्ट जानी है उसकी एक जन सुनवाई थी। किसी को कोई आपत्ति तो आज वहाँ पर तय हो गया, सब सेटिस्फाइड है क्योंकि ये सब जो ओबीसी का जो आरक्षण है
वो 2011 की सेंसस के हिसाब से वो सब डाटा हमारे पास माननीय अध्यक्ष जी वहाँ पर पहुँचा देंगे, उसके हिसाब से तो किसी की आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।